नमस्कार, फाइनल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत मेरठ की खबर के साथ करेंगे। मेरठ में दारोगा स्वराज सिंह ने दी धमकी, युवक को दी ठोक देने की धमकी और सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो गया है। तो बड़ी खबर आपको मेरठ से बताते चले, जहां मेरठ में दारोगा स्वराज सिंह ने धमकी दी है एक युवक को और युवक को ठोक देने की धमकी दी है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया। ध्वस्तीकरण कार्रवाई का विरोध कर रहा था युवक, जिसके बाद ये धमकी दी गई है उसे। दारोगा की धमकी के बाद दहशत में है परिवार और ये तस्वीरें भी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। तो बड़ी खबर मेरठ से आपको बता रहे, देखिए ये तस्वीर जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है। ये युवक जो कि विरोध कर रहा था ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का और जिसके बाद दारोगा जो कि धमकी देता हुआ नजर आया। सुनिए। एक मिनट लगने की, एक मिनट खबर है, एक मिनट लगने की, यही ठोक दूंगा अभी। इधर मुगल सराय में टिफिन बैठक के कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नेताओं की जमकर नोकझोंक देखने को मिली है। दरअसल चंदौली के मुगल सराय में टिफिन बैठक का कार्यक्रम आयोजित हुआ था और मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे को बुलाया गया था, लेकिन अचानक से मंच पर ही मुगल सराय विधायक और जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी आपस में उलझ गए। तस्वीरें देखिए और जमकर नोकझोंक हुई है। मंच पर बना माहौल देखकर केंद्रीय मंत्री भी हक्का बक्का रहे। मेरा विधानसभा है ना, क्या कह रहे हैं? मेरा विधानसभा है, तब मैं जिला अध्यक्ष हूँ, उसकी व्यवस्था कर रहा हूँ ना। क्या व्यवस्था कर रहे हैं? आग बंद कर रहे हैं। हमको मत बताइए साहब। मेरा विधानसभा है ना, क्या कह रहे हैं? जिला अध्यक्ष, मेरा विधानसभा है, तब मैं जिला अध्यक्ष हूँ, उसकी व्यवस्था कर रहा हूँ ना। आग बंद कर रहे हैं। और इधर नोएडा में सीमा हैदर से यूपी एटीएस की दूसरे दिन भी पूछताछ जारी रखी और सीमा हैदर और सचिन से आज करीब 9 घंटे तक पूछताछ हुई। सीमा हैदर के सोशल मीडिया से जुड़े अकाउंट के बारे में पूछताछ की गई। ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता अमित चौधरी। सीमा हैदर से आज भी 9 घंटे तक पूछताछ की गई और आप तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे सचिन और सीमा को यहां से एटीएस की टीम पूछताछ के बाद अब छोड़ने के लिए जा रही है। आज सुबह करीब 8:30 बजे के आसपास सीमा हैदर को एटीएस की टीम नोएडा के सेक्टर 58 वाले ऑफिस में लेके आई थी और करीब 9 से 10 घंटे की पूछताछ आज की गई। पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे सीमा हैदर से हुए और उसका सोशल मीडिया अकाउंट से लेकर साथ ही उसके जो फोन नंबर है, फोन डिटेल है, उसके अलावा उसकी सोशल मीडिया सहित तमाम एंगल पर पुलिस बातचीत कर रही है। उसके सोशल मीडिया अकाउंट से कई आर्मी के अफसरों को भी वो रिक्वेस्ट भेजी गई थी। कई सारे फेक सोशल मीडिया के अकाउंट सीमा हैदर के मिले हैं। तमाम एंगलों पर कल भी यूपी एटीएस ने 8 घंटे पूछताछ की थी और आज भी 9 घंटे की पूछताछ के बाद सीमा हैदर को अभी यहां से निकाला गया है। माना जा रहा है कि कल भी एटीएस की टीम पूछताछ कर सकती है और सीमा हैदर आईएसआई की एजेंट है या पाकिस्तानी आर्मी से जुड़ी हुई है। इन तमाम एंगल्स को तलाशने के लिए यूपी एटीएस अब एक्टिव है। माना जा रहा है कल की पूछताछ में भी कई खुलासे हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। सीमा पार से आई सीमा हैदर का मामला दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां एटीएस लगातार सीमा हैदर से पूछताछ कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सीमा को लेकर अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया है। दरअसल अलीगढ़ से एसपी के पूर्व विधायक हाजी जमीर उल्लाह खान ने पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को देश के लिए खतरा बताया। कहा सीमा हैदर का नार्को टेस्ट हो और चारों बच्चों का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। मैंने भी कहा था कि देश के लिए खतरा है, ये खतरा हो सकती है सीमा हैदर। और मैं तो कहूंगा सरकार से कि सीमा हैदर का नार्को टेस्ट होना चाहिए और जो उसके बच्चे हैं उसके बच्चों का, सीमा हैदर के बच्चों का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। तो हमारी पूरी दुनिया को मालूम पड़ा कि सीमा हैदर आखिर कहां से आई और किसने भेजा और क्यों है, उसका मकसद क्या है। गोंडा निवासी आईएसआई एजेंट मोहम्मद रईस का ब्रेन वॉश करने वाले मुंबई के अरमान और बबीना छावनी की फोटो खींचने वाले सलमान को एटीएस
ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को रविवार को मुंबई से दबोचने के बाद अदालत में पेश किया गया, जहां ट्रांजिट रिमांड को लेकर उनको लखनऊ बुलाया जा रहा है। और अब एटीएस से तीनों को रिमांड पर लेकर सैन्य ठिकानों की जासूसी करने और गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान भेजने को लेकर अब इस पूरे मामले को लेकर गहनता से पूछताछ करेगी। रईस की निशानदेही पर एक्शन, अरमान और सलमान को अरेस्ट किया गया है। दोनों की मुंबई से गिरफ्तारी हुई है। और ग्रेटर नोएडा में सूतियाना गांव में बदमाशों ने एक डॉक्टर के घर में बच्चे की हत्या कर 25 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान डॉक्टर की 14 साल की बेटी शिल्पी घर पर अकेली थी। बच्ची ने लूट का विरोध किया तो बदमाशों ने बच्ची की हत्या कर दी। डॉक्टर ने पड़ोस में रहने वाले परिचित प्रदीप पर शक जाहिर किया है। पुलिस ने प्रदीप को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही घटना का पर्दाफाश किया जाएगा। डॉक्टर साहब के द्वारा इनके गांव का ही रहने वाला इनका एक पूर्व परिचित है, जिसका इसमें उनके घर पे आना जाना था, उस पर इन्होंने सब जाहिर किया है। यह व्यक्ति आज भी इनकी पत्नी से इन लोगों के बारे में पूछ रहा था कि आप लोग कब घर जाओगे, कितने बजे घर जाओगे, घर में बच्ची अकेली है। इस तरह की बात प्रकाश में आई है। इस व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य बिंदुओं पर भी कार्रवाई की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य कार्रवाइयां की जा रही हैं। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 थाना इलाके में बदमाशों ने एक 14 साल की युवती की उसके घर के अंदर हत्या कर दी और हत्या करने के बाद घर में रखे हुए 25 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। ये युवती के पिता डॉक्टर हैं। वो आज सुबह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ सेक्टर 93 के क्लिनिक में गए थे और जब दोपहर को 1:30 बजे वो वापस आए तो उनकी बेटी के गले में चुन्नी से फांसी लगाई गई थी और उसके मुंह से ब्लड भी आ रखा था। पूरे घर की तलाशी ली गई तो घर में रखे हुए 25 लाख जो कि प्लॉट बेचने के बाद इनको मिले थे, वो पैसे घर से गायब थे। पूरे मामले की जानकारी पुलिस अधिकारियों को दी। पुलिस अधिकारियों ने 3 टीमें बनाकर बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए लगा दी हैं। माना जा रहा है जल्द ही उनकी गिरफ्तारी होगी। शुरुआती जांच में पुलिस मान रही है कि डॉक्टर के कोई परिचित हो सकते हैं जिन्होंने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया हो। आसपास के सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ डॉक्टर की बेटी के मोबाइल कॉल डिटेल और डॉक्टर से इस बात की पूछताछ की जा रही है कि कौन कौन ऐसे परिचित थे जिनको इस बात की जानकारी थी कि डॉक्टर के घर में पैसे रखे हुए थे। लेकिन दिन दहाड़े हुई इस घटना ने कहीं न कहीं गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट की कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, ग्रेटर नोएडा। मंगलवार का दिन देश की सियासत के लिहाज से काफी अहम रहा। एक तरफ बेंगलुरु में 26 विपक्षी दलों ने मोदी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए बैठक कर रणनीति बनाई, तो दूसरी तरफ दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई और इस बैठक में विपक्ष की रणनीति को फेल करने पर चर्चा हुई। वहीं बैठक से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष एकता पर जमकर हमला बोला। ये रिपोर्ट देखिए। समय अच्छा होता है, बुरा होता है, सरकारें बनती हैं, गिर जाती हैं, नए साथी बनते हैं, पुराने पिछड़ जाते हैं, लेकिन तस्वीरें रह जाती हैं और तस्वीरें ही इतिहास की साक्षी बनती हैं। आज बेंगलुरु और दिल्ली से 2 तस्वीरें आई। एक तरफ पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी और उसके 38 सहयोगी दिल्ली के अशोका होटल में शक्ति प्रदर्शन करते नजर आए। दूसरी तस्वीर कर्नाटक के बेंगलुरु से आई, जहाँ 28 विपक्षी दल बीजेपी को हराने के लिए खुद एकजुट होने के लिए चिंतन और मंथन करते नजर आए। इन तस्वीरों ने साफ कर दिया कि 24 का मुकाबला 38 बनाम 26 होने वाला है। हाँ, इसमें एक बात जरूर है, अगर किसी साथी का अचानक हृदय परिवर्तन ना हो तो। वैसे दिल्ली की बैठक की शुरुआत पीएम मोदी के आगमन से हुई, जिनका स्वागत उनके पुराने और नए सहयोगियों ने किया। पहला गुलदस्ता बिहार के महादलित समाज की नुमाइंदगी करने वाले पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की ओर से दिया गया। दूसरा गुलदस्ता महाराष्ट्र में ठाकरे साम्राज्य की नींव हिलाने वाले मुख्यमंत्री शिंदे ने दिया। तीसरा गुलदस्ता नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने दिया और चौथा गुलदस्ता दिया तमिलनाडु के पूर्व सीएम पलानीसामी ने। यानी पूर्व, मध्य और दक्षिण तक के सहयोगी उन राज्यों के साथ जहां बीजेपी अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिशों में जुटी हुई है और कितने राज्यों के कितने सहयोगी वहां मौजूद थे, उसकी भी पूरी जानकारी आपको देंगे। लेकिन तस्वीरों से संदेश देने के बाद पीएम मोदी अपने सहयोगियों के बीच पहुंचे और बीजेपी का मंथन शुरू हुआ। हालांकि इससे पहले पीएम मोदी विपक्ष की बेंगलुरु बैठक पर निशाना साध चुके थे।
भ्रष्टाचार को लेकर इनमें बड़ी आत्मीयता है, बड़ा प्रेम है। इसलिए 20 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की गारंटी देने वाले ये लोग बड़े प्रेम से, बड़ी आत्मीयता से आपस में मिल रहे हैं। ये लोग गा कुछ और रहे हैं, हाल कुछ और है, इन्होंने लेबल कुछ और लगाया हुआ है, माल कुछ और है। इनका प्रोडक्ट है 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी। बेंगलुरु से ऐलान किया गया कि विपक्षी दलों के गठबंधन का नया नाम इंडिया होगा, तो यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने इसकी नई परिभाषा कर दी है। सुनिए। इंडिया हमारे देश का बड़ा पवित्र नाम है और इंडिया के प्रति श्रद्धा है, अगाध स्नेह का भाव है। लेकिन ये जो गठबंधन अपना नाम रख रहा है इंडिया, ये मुझे हास्यास्पद लगता है। राष्ट्र का नाम सर्वोपरि है, उसके प्रति नतमस्तक हैं। और ये जो गठबंधन नाम रख रहा है, मुझको लगता है शायद इन्होंने सही नाम रखा है, इंडिया, INDIA, यानी आई से इनकॉम्पिटेंट, अक्षम, एन से नेपोटिज्म यानी परिवारवादी, डी से डिसऑनेस्ट यानी भ्रष्टाचारी, आई से इमोरल अनैतिक और ए से अलायंस यानी गठबंधन। ये अक्षम, परिवारवादी, भ्रष्टाचारी, अनैतिक गठबंधन है जिसका नाम इन्होंने इंडिया रखा है। ये क्षणिक है, अवसरवादी है, परस्पर विरोधी है, इसमें स्वार्थ की दीमक लग चुकी है और इसकी राह में जो राही हैं वो भटकने वाले हैं। ये अपने गंतव्य तक, अपने रास्ते तक नहीं पहुंच पाएंगे। और मैं समझता हूं कि मोदी तूफान है पूरे भारतवर्ष में, और इस मोदी तूफान में ये गठबंधन, जैसा मैंने बताया, ये अक्षम, परिवारवादी, भ्रष्टाचारी, अनैतिक गठबंधन, इनकॉम्पिटेंट, नेपोटिज्म, डिसऑनेस्ट, इमोरल अलायंस यानी इंडिया, ये ठहरने वाला नहीं है। बीजेपी तो बीजेपी, उसके सहयोगी भी विपक्ष पर हमला बोलते नजर आए। भूपी राजभर तो बोले कि अब भारतीय राजनीति में कोई लड़ाई नहीं बची है और 2024 में बड़ा भूचाल आने वाला है। और दावे के साथ कहता हूँ, घबराओ ना, खेल हमने चालू किया है। अब राजनीति का खेल शुरू किया हूँ और प्रदेश नहीं देश की सियासत में वो भूचाल पैदा करूंगा कि आने वाला 27 के बाद, 26 के बाद 27 आते आते अब देखिएगा कि हम कौन सा खेल करने जा रहे हैं। तो जब जनता के लिए कुछ करने की नीयत नहीं है, स्वयं हम सत्ता को प्राप्त करें, केवल ये उद्देश्य है, तो जनता बहुत समझदार है और ऐसे गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। 2024 में जनता एक बार फिर मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन को मजबूती से देश की सेवा करने का मौका देने जा रही है। धीरे धीरे विपक्ष कमजोर हो रहा है। आप लोगों को उल्टा गिनती सुनते हैं। पटना में 17 पार्टी की बैठक हुई थी, इसमें 3 को पार्टी भाग गया कि नहीं भाग गया? तो मजबूत कहाँ हो रहा है? तो कमजोर है, तो मिट्टी का, बालू का भीत है। धीरे धीरे सब ढह जाएगा। दिल्ली की ऐतिहासिक तस्वीर और शक्ति प्रदर्शन क्या नया इतिहास बनाएगी या विपक्षी एकता बीजेपी की उम्मीदों को चोट पहुंचाएगी? देखना दिलचस्प होगा। टीम न्यूज़ एस्टीम। लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह के प्रयासों से तारा शक्ति निःशुल्क रसोई का शुभारंभ किया गया और इस रसोई का उद्देश्य भूखे और बेसहारा लोगों तक खाना पहुंचाना है। पहले चरण में 2000 लोगों तक पौष्टिक भोजन पहुंचाया जाएगा। हमारे संवाददाता ने विधायक राजेश्वर से खास बातचीत की है, सुनिए। सरोजनी नगर के विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह हमारे साथ हैं। फिर जैसा हम लोग रोज कवर करते हैं, अक्सर कवर करते हैं, कोई भूखा प्यासा न रहे, एक नए तरीके की किचन और साथ में माँ की श्रद्धांजलि। जी, माँ की बहुत इच्छा थी कि कोई व्यक्ति भूखा ना हो और अन्नदान को उन्होंने भी हमेशा बताया। सनातन संस्कृति में अन्नदान सबसे बड़ा दान माना गया है।
चाहे स्कंद पुराण हो, चाहे अथर्ववेद हो, चाहे भगवान विष्णु ने कहा हो, चाहे श्री कृष्ण भगवान ने भविष्य पुराण में कहा हो, आदमी के साथ वही जाता है जो वो दान देता है, धन और वैभव उसके साथ नहीं जाता। इसी के क्रम में प्रयास फाउंडेशन से मेरी बात हुई, उनसे मैंने अनुरोध किया। ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे, कलकत्ता में 2000 से ज्यादा लोगों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करा रहे थे। उन्होंने कहा आप हमें स्थान दीजिए, हमारी व्यवस्थाएं कीजिए, तो उनको मैंने स्थान उपलब्ध कराया, व्यवस्थाएं दी, और उनका मैं बहुत आभारी हूं कि आज से निःशुल्क रसोई शुरू हो गई और आज से हजारों लोगों के लिए खाना बनना, और मेरा ये विश्वास है, उनका भी ये प्रयास है, कोई भी व्यक्ति आज से भूखा नहीं जाएगा। राजेश्वर सिंह सरोजिनी नगर जो कि कह रहे हैं कि ये जो शुरू किया गया है तारा शक्ति किचन, वो अपने आप में एक अनोखा है, अनूठा है, मां को श्रद्धांजलि है और कोई भूखा प्यासा न रहे, ये प्रयास है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अब आरएसएस पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है और अब आरएसएस प्रमुख काशी प्रांत में हिंदू संतों से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले आरएसएस की यह एक प्रमुख रणनीति है। ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता सुशांत मुखर्जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के स्तर संचालक मोहन भागवत वाराणसी पहुंचे हुए हैं और आज से 5 दिवसीय काशी प्रांत की यात्रा मोहन भागवत की शुरू हो रही है। एक तरीके से देखें तो लोकसभा चुनाव के 2024 से पहले हिंदू संतों से मिलने का उनका ये पूरा विवरण सामने आया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये विश्व संवाद केंद्र की ये बिल्डिंग है जहां पर मोहन भागवत रात्रि विश्राम भी करेंगे और आरएसएस प्रमुख का जो ये पूरा कार्यक्रम है, इसके अनुसार वो गाजीपुर और मिर्जापुर में संतों से मुलाकात करेंगे। बात की जाए 22 जुलाई को यानी कि अपने दौरे के अंतिम दिन रुद्राज कन्वेंशन सेंटर में एक 3 दिवसीय महासम्मेलन के शुभारंभ के तौर पर वो मुख्य अतिथि के रूप में भी शामिल भी होंगे। तो एक तरह से चुनाव से पहले हिंदू संतों को आरएसएस के साधने की ये पहली कड़ी वाराणसी से मानी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। अतीक अहमद के बाद अब माफिया मुख्तार अंसारी के कब्जे से खाली कराई गई है और जमीन पर गरीबों के आशियाने बनाए जाने की तैयारी है। ये रिपोर्ट देखिए। योगी है तो कैसा डर, हर गरीब को मिलेगा घर। माफिया अतीक के बाद मुख्तार का ठिकाना, कब्जाई जमीन पर बनेगा आशियाना। प्रदेश में गरीबों के घर का सपना पूरा हो रहा है क्योंकि सरकार हर गरीब परिवार के सिर को उनके आशियाने की छत से ढक रही है। बाहुबली अतीक अहमद के बाद अब माफिया मुख्तार अंसारी के कब्जे से खाली कराए गए जमीन पर गरीबों के फ्लैट बनेंगे। लखनऊ के डालीबाग में गरीबों को घर मिलेंगे जहां मुख्तार अंसारी और उनके बेटों का बंगला बना था। भाई अफजाल अंसारी का बंगला भी बगल में है, साथ ही मुख्तार की बहन और बहनों की भी जमीन है। 3 साल पहले लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाकर मुख्तार और उनके बेटों का बंगला गिरा दिया था। इन्हीं जमीनों पर पीएम आवास योजना के तहत फ्लैट बनाए जाने की योजना तैयार की गई है। इसी जमीन पर 72 फ्लैट गरीबों को दिए जाएंगे। राजधानी लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी व उससे जुड़े हुए उसके भाई बहन और बहनों के द्वारा अलग अलग जगहों पर जमीन ली गई थी, अवैध रूप से ली गई थी, कब्जे किए गए थे और इन जमीनों पर बीते दिनों इनको सील किया गया था। जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर की तरफ से आप देख सकते हैं एक पहला बोर्ड ये लगा हुआ है जो कुर्क की हुई जमीन है। इसी तरह सामने भी इसी तरह जो जमीन है ये भी कुर्क की हुई है। लगभग बहुत बड़ा इलाका है, सामने आप ये देख सकते हैं। उसके अलावा मेरे दाहिनी तरफ मैं कैमरामैन वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन से कहूंगा कि ये सामने के दृश्य दिखाएं, ये भी लगभग उसी क्षेत्र में ही आता है। इससे पहले प्रयागराज में अतीक अहमद की जमीन पर पीएम आवास योजना के तहत फ्लैट बनाए जा चुके हैं। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी ने यहाँ गरीबों को फ्लैट की चाबी सौंपी थी। लखनऊ में मुख्तार और बेटों के नाम पर जो बंगले बने थे वो निष्क्रांत संपत्ति है। ये भूमि ग्राम जियामऊ की है। मुख्तार अंसारी लंबे समय से बांदा जेल में बंद है। उनका बेटा अब्बास अंसारी और बहू निकत भी सलाखों के पीछे है। मुख्तार की पत्नी अफसा अंसारी को पुलिस लंबे समय से तलाश रही है। यूपी में कानून का राज है जहां माफिया के एक एक जुर्म का हिसाब हो रहा है। नतीजा माफिया परिवार की अवैध संपत्ति पर अब न्याय की इमारत खड़ी होगी। टीम न्यूज स्टेट।
मुजफ्फरनगर जिले में दिल्ली से पहुंची एनआईए की टीम ने एनडीपीएस के तहत कार्रवाई करते हुए ड्रग तस्कर रजी हैदर जैदी की लाखों की संपत्ति को सीज कर दिया है। बताया जा रहा है कि रजी हैदर जैदी के पास से 2022 में 102 किलो हेरोइन बरामद हुई थी, जिसको एनआईए की टीम ने अटारी बॉर्डर से गिरफ्तार किया था। राजी हैदर जैदी जो कालापार के रहने वाले थे, उनकी भूमि और उनके मकान की कुर्की की अटैचमेंट की कार्रवाई हुई है और इस भूमि पर बोर्ड भी लगा है। कारण ये जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर ये नारकोटिक्स ड्रग्स लाते हुए पकड़े गए। और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है। उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। उनकी सामान्य जमानत पर कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी। दरअसल 6 नाबालिग महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे और इस मामले में दिल्ली पुलिस ने पिछले दिनों राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने आज बृजभूषण सिंह को तलब किया था। बृजभूषण कोर्ट में पेश हुए थे। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है और अब बुधवार को उनकी सामान्य जमानत पर सुनवाई होगी। और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सुल्तानपुर पहुंची और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा संचालित कई योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को वितरित किया। इसी दौरान हल्दियापुर में आयोजित लोन मेले का उन्होंने शुभारंभ किया। शुभारंभ के बाद केंद्रीय मंत्री ने 25 लाभार्थियों को 1 करोड़ 50 लाख रुपए का ऋण वितरण किया। का अमाउंट जो है, जो उस समय सूची बनी थी 82 लाख का अमाउंट 25 लाभार्थियों को जो है आज दिया गया है। क्या मंत्री जी का भी सुल्तानपुर जनपद में कहीं और कार्यक्रम है आपके क्षेत्र? मैडम का 2 जगह प्रोग्राम था सुल्तानपुर में, वो अभी संपन्न हो गया है। हलियापुर में था और भवानीगढ़ में था। अयोध्या में राम जन्मभूमि की सुरक्षा अब और सख्त होगी। सुरक्षा के लिए उच्च तकनीक का इस्तेमाल भी किया जाएगा। ड्रोन हमले से राम मंदिर को बचाने के लिए यहां पहली बार एंटी ड्रोन तकनीक भी देखने को मिलेगी और इसके साथ ही मंदिर में उच्च क्षमता वाले सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ दूसरे तकनीकी उपकरणों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा बैग स्कैनर, डोर फ्रेम, मेटल डिटेक्टर, हैंड फ्रेम मेटल डिटेक्टर और उच्च क्षमता वाले सीसीटीवी कैमरे, व्हीकल स्कैनर लगाना प्रस्तावित है। तकनीकी उपकरणों का संचालन सीआईएसएफ संभालेगा। राम मंदिर की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी ऑडिट भी सीआईएसएफ ने किया है और राम मंदिर की सुरक्षा त्रिस्तरीय होगी। पीएसी पुलिस के अतिरिक्त अभी यहां सीआरपीएफ की 76 बटालियन रामलला की सुरक्षा कर रखी है। रेड जोन की निगरानी सीआरपीएफ के हाथों में है और ऐसे में सीआईएसएफ के साथ परिसर की सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाया जाएगा। यमुना में अभी भी मथुरा में यमुना अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और यमुना में दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश में अपना रौद्र रूप दिखाया है। इसको लेकर प्रसिद्ध कथा प्रवक्ता ठाकुर देवी की नंदन महाराज ने भगवान शिव से प्रार्थना की है। साथ ही 1.25 करोड़ शिवलिंगों का रुद्राभिषेक करने का आह्वान किया है। ये देखिए हमारे संवाददाता विनीत दुबे की रिपोर्ट। सर, यमुना का ये जो तस्वीर देखने को मिली है, ये 12 साल बाद देखने को मिली है। क्या कुछ कहेंगे इस सब कुछ? देखिए, 12 साल पहले भी इतना भयावह रूप नहीं था, इतना भीतर तक जमुना जी वृंदावन में नहीं आई थी, पर अब आ गई हैं और हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, बाबा भोलेनाथ से भी प्रार्थना कर रहे हैं। 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं और अन्य पूरा एक अधिक मास में कार्यक्रम चलने वाला है। पहले दिन प्रार्थना की जमुना मैया से कि मैया कृपा करें, बाबा कृपा करें, भोले बाबा की। हमें मालूम है कि ये हम लोगों के द्वारा सताई हुई है जमुना मैया, ये बात हम जानते हैं, क्योंकि हम लोग ही तो ऐसे हैं जो जमुना का स्थान छीन लिया है ना। और हमने जमुना में गंगा में सारे नाले छोड़ दिए, केमिकल वाला वाटर छोड़ दिया। देश के तमाम हिस्सों में इस वक्त कुदरत ने कहर बरपाया हुआ है और शहर से लेकर गांव तक बाढ़ का साया मंडरा रहा है और इसी का एक नजारा उन्नाव में भी देखने को मिला है। दरअसल पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से उन्नाव में भी कई मोहल्लों में पानी घुस गया है। आलम यह है कि लोग नाव का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं।
और सहायक नदियों के जलस्तर के बढ़ने के कारण वाराणसी और आसपास के इलाकों में भी गंगा के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। आलम यह हो चुका है कि वाराणसी में 1.5 सेंटीमीटर की रफ्तार से हर घंटे गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और अगले एक हफ्ते में बाढ़ की जैसी हालत वाराणसी और आसपास के इलाकों में देखी जा सकती है। गंगा घाट से ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता सुशांत मुखर्जी। पहाड़ों में का असर अब वाराणसी में भी दिखने लगा है। सहायक नदियों का पानी अब धीरे धीरे वाराणसी की तरफ बढ़ रहा है और इसका असर यह है कि वाराणसी में भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो वाराणसी में केंद्रीय जल आयोग के अनुसार प्रति घंटे 1 से 1.5 सेंटीमीटर की पानी की बढ़ोतरी अभी भी जारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये देखिए किस तरीके से पानी का जो बहाव है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और ऐसे करते हुए पानी आगे गंगा घाट की तरफ जा रहा है। इस समय अगर बात की जाए मौजूदा स्थिति की तो इस समय खतरे के चेतावनी बिंदु से लगभग 7 मीटर गंगा दूर है, तो वहीं खतरे के निशान से 8.5 मीटर से अधिक दूरी बताई जा रही है। पर जिस तरीके से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है उससे माना जा सकता है कि एक हफ्ते में गंगा काफी बढ़ जाएगी। ऐसे में तटवर्ती इलाकों में अभी से ही लोगों को सक्रिय कर दिया गया है और साथ ही उनको चेतावनी भी दे दी गई है कि जितना जल्दी हो सके वो तटवर्ती इलाके छोड़ दें। आप देख सकते हैं जो छोटी नाव है वो किस तरीके से अब गंगा के लहरों के पास खड़ी कर दी गई है, क्योंकि इस समय जो गंगा की लहर है वो तेज है और ऐसे में छोटी नाव को चलाने में प्रतिबंधित कर दिया गया है। दूसरी तरफ वरुणा नदी में भी लगातार गंगा का जलस्तर जो है बढ़ने के जो आसार दिखाई दे रहे थे उसका असर भी वरुणा नदी में भी दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल वाराणसी और पूर्वांचल में बाढ़ की जो विभीषिका है वो अभी तो नहीं है, पर इसकी दस्तक जरूर दिखाई दे रही है और रोज गंगा का जलस्तर जिस तरीके से बढ़ रहा है ऐसे में अनुमान है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर भी बाढ़ जैसे हालत दिखाई देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। और फाइनल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी, न्यूज स्टेट पर बने रहे। जब गर्दन का दर्द